चलिए सर, हम लोगों ने मैट की सारी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन डिस्कस कर लिए। वापस हम लोग इस टेबल पे आ गए, राइट। हम लोग मैट के प्रोविजंस डिस्कस कर रहे थे और मैट की एडजस्टमेंट्स, बेसिकली मैट की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो। अब मैट की एडजस्टमेंट्स कहाँ लिखी हुई हैं, तो सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 2 के अंदर एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 1 अंडर सबसेक्शन 2, ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको, एक्सप्लेनेशन 1 अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 115 जेबी। अच्छा, मैंने आपको सारे डिस्कशन आपको मैंने अभी कर दिए 24 पॉइंट पेज नंबर 3 से लेकर 24 पॉइंट पेज नंबर 9 तक हमने अपनी बुक का सारा डिस्कशन विथ एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से लास्ट 3 से 4 घंटे में हम लोग करके खत्म कर चुके। और उसके बीच में मैंने आपको ये टेबल भी रेफर किया था समझाते समय। अब इस टेबल का डिस्कशन कर लेते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं फिर से कि हमने क्या क्या पढ़ा। रिवीजन भी हो जाएगा और ये टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस टेबल में कुछ और ऐड करना है तो वो भी हो जाएगा। मैट के क्वेश्चन इस टेबल से बन जाएंगे सर। 80 to 90% आप मैट के क्वेश्चन इस टेबल से अचीव कर लेंगे। सिंपल वाले क्वेश्चन जो मैट के आते हैं वो, इंड एएस वाले नहीं। इंड एएस वाला इंपैक्ट इस टेबल पे नहीं दिया हुआ है। इंड एएस बेस्ड जो इंपैक्ट देना होता है 115 जेबी सबसेक्शन 2A, सबसेक्शन 2B और सबसेक्शन 2C, उसका डिस्कशन इस टेबल पे नहीं हुआ है, राइट। जो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन जेबी के अंदर जो एडजस्टमेंट्स हैं, इंक्रीज बाय आपको नेट प्रॉफिट से इंक्रीज करना है और नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस्ड बाय। आपको अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, आपको अपने नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करना है। मोस्टली यहां पर डिस्कशन कवर्ड है। और इसमें एक डिस्कशन मैंने नहीं कवर किया है इस टेबल में, कौन सा, वो बिजनेस ट्रस्ट वाला। सर बिजनेस ट्रस्ट वाला डिस्कशन अभी हम लोग आगे करेंगे। बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं, बिजनेस ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड जो 4 एडजस्टमेंट्स हैं, नोशनल लॉस और एक्चुअल लॉस, अभी तक तो वो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। वो चारों पॉइंट होल्ड करके रखे हुए हैं। वो 4 पॉइंट को अलग से ही बताना है कि अगर कंपनी का क्वेश्चन हो और जिसमें बिजनेस ट्रस्ट वाले यूनिट्स और शेयर्स की बात हो तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे मैट के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इन दोनों का इस टेबल पे इंपैक्ट नहीं है। इस टेबल में जो आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल के अंदर टोटल 47 पॉइंट्स हैं। मोस्टली मैंने मैट की एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स बनाए हैं, और एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जिसका डिस्कशन पीजीबीपी में तो करते हैं, लेकिन मैट के इस एक्सप्लेनेशन 1 में उसका एडजस्टमेंट्स का डिस्कशन नहीं हुआ है, तो उसको भी मैंने यहां पर लिख दिया है कि देखो, आप जो पीजीबीपी के नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, नॉर्मल टोटल इनकम, नॉर्मल टैक्स जो निकालते हो, उसमें ये एडजस्टमेंट्स करते हो, लेकिन उसका डिस्कशन मैट में नहीं हुआ है। इसीलिए मैट में हम कोई एडजस्टमेंट उसका नहीं करेंगे। मैट में एडजस्टमेंट करके कहां पहुंचते हैं सर? मैट में एडजस्टमेंट्स करके नेट प्रॉफिट से हम कहां पहुंचते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपका प्रिपेयर्ड है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट को फॉलो करके, वेरीफाइड है, ऑडिटेड है, एडॉप्टेड इन एजीएम है। ये सब हम लोग पढ़े पहले पेज पे। सर नेट प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करके कहां पहुंचते हो? बुक प्रॉफिट पे पहुंचते हो। और बुक प्रॉफिट पर आप टैक्स कितना देते हो? नया वाला टैक्स रेट कितना है? 15%। ये हम लोग करते हैं मैट की कैलकुलेशन के लिए। सर नाउ अब जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, पीजीबीपी की एडजस्टमेंट्स करके आप कहां पहुंचते हो? पीजीबीपी से हम लोग जीटीआई और टीआई पे पहुंचते हैं। जीटीआई और टीआई पे, और एक नॉर्मल कंपनी का जो टैक्स रेट है 30% और टर्नओवर बेस्ड 25%, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सर कंपेयर करने की कोशिश की है मैंने इस टेबल में, प्लस साथ साथ जो मैट के एडजस्टमेंट्स हैं हमारे, उन सबको मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। एक आध एडजस्टमेंट अगर छूट जाए तो उसको भी क्लास में साथ साथ कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा पेज नंबर से लिंक करने की, ठीक। सर ये पीडीएफ आपकी बुक में है, जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन है, उस बुक में मैट चैप्टर के लास्ट में है ये टेबल। नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे है, नहीं तो आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उसमें शेयर्ड है मैट एडजस्टमेंट टेबल बोल के,
मैट एडजस्टमेंट टेबल बोल के 4 पेज की ये फाइल है जो हम लोगों ने शेयर कर रखी है स्टूडेंट्स लोगों के साथ। आपके पास भी है ये। सर हम लोग जो कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 4-5 घंटे में इस पेजेस का डिस्कशन, उसको अब एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कि सर अगर हमारे नेट प्रॉफिट यानी हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, देखो आपको इसमें खुद पहचानना पड़ेगा कि ये डेबिट की बात हो रही है या क्रेडिट की बात हो रही है। मैं लिखूंगा भी। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी को तो हम लोग डेबिट करते हैं ना अपने बुक्स में, तो कहीं कहीं डेबिटेड वर्ड है, कहीं कहीं डेबिटेड वर्ड नहीं है, तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि वो इनकम वर्ड कह रहे हैं या एक्सपेंडिचर वर्ड है, राइट। उसके हिसाब से ऐड और लेस और नो एडजस्टमेंट की बात इधर लिखी हुई है। देखिए इधर लेस लिखा हुआ है तो इधर क्रेडिटेड है, इधर क्रेडिटेड वर्ड है, तो आपको खुद पहचानना होगा या फिर लिखा हुआ मिलेगा आपको। चलिए सर हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए, मैं अगर अपना पीडीएफ सामने में ले आऊं तो 5वें पेज पे जो एम पॉइंट है, द अमाउंट सेट असाइड एज अ प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये पॉइंट आपके बैड डेट को डील कर रहा है। अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाएंगे, प्रोविजन बनाया है आपने और वैल्यू को कम किया है, तो आपको मैट में एड बैक करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 ऐड करना पड़ेगा। सर पीजीबीपी की नॉर्मल जो क्लास होती है, नॉर्मल कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम, नॉर्मल टैक्स कॉम्प्यूटेशन, वहां भी हम इसको ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर अगर क्वेश्चन में प्रोविजन नहीं है, सीधा बैड डेट दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में सीधा बैड डेट डेबिटेड दिया हुआ है, एक्चुअल बैड डेट आपने डेबिट कर रखा है, वो दे रखा है, तो हम क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर में कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ना मैट में ना पीजीबीपी की कैलकुलेशन में। मैट की कैलकुलेशन में बुक प्रॉफिट निकालना टारगेट है जिसपे 15% टैक्स देना है, और पीजीबीपी की क्लास में पीजीबीपी इनकम, टोटल इनकम, जिसपे नॉर्मल रेट से टैक्स देना है, राइट। सर कोई भी प्रोविजंस और रिजर्व्स आप बनाते हैं तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। आपने यहाँ पे प्रोविजंस फॉर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बनाया है, सर इसका डिडक्शन नहीं मिलता पीजीबीपी की क्लास में, और मैट की क्लास में इसे ऐड करने बोलता है हमारा एक्सप्लेनेशन 1 का एडजस्टमेंट, राइट। प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी, किसी भी चीज का आप प्रोविजन बनाओगे अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी, अनअसर्टेन कंटीजेंट लायबिलिटी बेसिकली यहां पर क्या है? अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी। आप किसी चीज का रिजर्व बनाओगे या किसी चीज का प्रोविजन बनाओगे, तो प्रोविजन में किस चीज का प्रोविजन बना रहे हो? एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी कंटिंजेंट है, अनअसर्टेन्ड है, ठीक। और अनअसर्टेन्ड को नॉर्मल क्लास में भी एड बैक करते हैं, मैट की क्लास में भी एड बैक करते हैं, डेबिट आइटम है ये। आपने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बनाया है, सर एज पर एक्चुअरी, सर एक्चुअरी से वैल्यूएशन करा के प्रोविजन बनाते हैं तो वो असर्टेन्ड हो जाती है, वो असर्टेन्ड हो जाती है। सर ये चीज हम लोगों ने पेज नंबर 3 में पढ़ा, पेज नंबर 3 में अगर आपने कोई अमाउंट सेट असाइड किया है फॉर मीटिंग लायबिलिटी अदर देन असर्टेन्ड, यानी अनअसर्टेन्ड लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए कोई प्रोविजन बनाया है तो उसको हम एड बैक करेंगे, इंक्रीज करेंगे। लेकिन सर यहीं पर लिखा हुआ था कि वारंटी ग्रेचुटी और लीव सैलरी असर्टेन्ड हो जाएगी अगर साइंटिफिक या एक्चुरियल बेसिस पर बनी हुई है, ठीक है सर। मैट के लिए कोई एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि जैसे ही वर्ड एक्चुअली मिला ये असर्टेन्ड हो गई, और असर्टेन्ड लायबिलिटी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते मैट में। लेकिन सर पीजीबीपी में आपने एड बैक क्यों कर दिया? सेक्शन 43B, ग्रेचुटी फंड में पैसा जमा करो। अगर आपने ग्रेचुटी का प्रोविजन बना के ग्रेचुटी के फंड में पैसा जमा कर दिया है तो ही डिडक्शन मिलेगा, या फिर बंदा रिटायर कर गया हो। नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में ग्रेचुटी का बेनिफिट 2 ही जगह मिलता है, क्या तो बंदा रिटायर कर गया उसके ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया यानी लायबिलिटी असर्टेन्ड हो चुकी है, और या फिर अगर आप प्रोविजन बना रहे हैं तो इसको ग्रेचुटी फंड में पैसा जाके जमा कीजिए। 43B आरओआई के ड्यू डेट तक पैसा जमा हो जाना चाहिए, पेड बेसिस पर ग्रेचुटी का डिडक्शन मिलता है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। क्यों? 43B हिंट में दिया मैंने आपको। सर 43B के लिए साइलेंट है मैट, मैट पेड बेसिस के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 43B हमारे पीजीबीपी के नॉर्मल क्लास के लिए, हमारा जो पीजीबीपी का नॉर्मल क्लास है उसके लिए 43B की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कहलाती है, उसके लिए मैट साइलेंट है।
मैट उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता, पेड है या अनपेड है उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैट करना चाहता है असर्टेंड है या अनअसर्टेंड है, उसकी एडजस्टमेंट करना चाहता। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक्चुअरी के बेस्ड पर अगर हमने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया है तो वो असर्टेंड है, जिसका डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन तो मैं अगर ये वारंटी होता तो पीजीबीपी में भी दे देता, लेकिन ये ग्रेच्युटी है, 43B पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। सर प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिटेड, ये पॉइंट 1 और 4 एक ही जैसा है। सर जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, आपने प्रोविजन बनाया और आपको एडबैक करना पड़ा मैट में, पीजीबीपी में भी आपको एडबैक करना पड़ा, सेम आंसर आपको परमानेंट डिमिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का करना पड़ेगा, मैट के लिए भी और पीजीबीपी के लिए भी सेम ट्रीटमेंट है। दोनों का कॉमन पॉइंट है सर। पॉइंट नंबर 5, पेज नंबर 5 पे पॉइंट नंबर, अब तो मुझे याद भी हो गया सर, मैं आपको ये सारा डिस्कशन पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7, पेज नंबर 9, सारा डिटेल डिस्कशन हम लोग पिछले 3-4 घंटे से कर रहे हैं। मैट की ये चौथी क्लास है। मैट की चौथी क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस टेबल को, जो टेबल मैंने आपके लिए स्पेशली बना रखा है ताकि हम मैट का फटाफट रिवीजन कर सके और एग्जाम में अपियर कर सके। हालांकि मैं कोई फटाफट रिवीजन नहीं करा रहा, आपको मेरे इस वीडियो के बाद फटाफट रिवीजन करना है, कर लीजिएगा। सर इस टेबल के हेल्प से फटाफट रिवीजन हो जाएगा, लेकिन मुझे समझाने में हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए। इस टेबल को मैं टेबल को लिंक कर रहा हूं, धीरे धीरे बता के समझा के पीजीबीपी मैट, पीजीबीपी मैट, मैट में कौन सा पॉइंट मैं सामने में ला के लिंक कर रहा हूं आपको, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप सोचेंगे कि मैं 5 मिनट में इस टेबल को खत्म कर दूं, तो वैसा नहीं होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या तो मत देखिए इस वीडियो को, और क्या। सर उसके बाद पेज नंबर 3 पे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं पेज नंबर 3 पे पहला पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट का, जो बोलता है आपको इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स की और इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स के इंटरेस्ट की। ठीक सर, ये चीज तो मैंने क्लास में ही बता दिया है। अच्छा, नॉर्मली इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स के डिले का, रिटर्न के लेट का, वो सारा एडजस्टमेंट हम लोग मैट की क्लास में भी करते हैं एडबैक, और नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में भी करते हैं। फर्क पेनल्टी में है। फर्क कहां है पेनल्टी में, फर्क कहां है वेल्थ टैक्स में। सर वेल्थ टैक्स और पेनल्टी की कोई एडजस्टमेंट किसके लिए नहीं करते, मैट के लिए। वेल्थ टैक्स का तो क्वेश्चन आने से रहा, इंस्टीट्यूट वेल्थ टैक्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वेल्थ टैक्स बहुत पहले ये एबॉलिश हो चुका है। लेकिन अगर पेनल्टी का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा तो मैट की कैलकुलेशन के लिए पेनल्टी का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, जबकि नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में इसका एडजस्टमेंट करते हैं। मैं इसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, मैं इसे इंपॉर्टेंट कहूंगा। बोला सर पेनल्टी अंडर कस्टम रही तो, अगर एग्जाम में पेनल्टी अंडर कस्टम रही तो सेम आंसर है। पेनल्टी का कोई एडजस्टमेंट नहीं है किसमें, मैट में, और पेनल्टी को एडबैक करते हैं कहां, नॉर्मल पीजीबीपी के इनकम के कंप्यूटेशन में। बोला सर ये क्या है, एएस को फॉलो करके आप डेफर्ड टैक्स डेबिट और क्रेडिट करते हैं। सेम ट्रीटमेंट है मैट की क्लास में, सेम ट्रीटमेंट है पीजीबीपी और मैट की क्लास में। अगर डेफर्ड टैक्स एएस को फॉलो करते हुए आप डेबिट कर रखे हो तो एडबैक होगा, इंक्रीज करेंगे आप अपने नेट प्रॉफिट को बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मैट की कैलकुलेशन के लिए। सर ये प्रॉपर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 115 जेबी के अंदर। डेफर्ड टैक्स डेबिट है तो ऐड कीजिए, इंक्रीज कीजिए अपने प्रॉफिट को, और क्रेडिट है तो प्रॉफिट को डिक्रीज कीजिए। और अपने नॉर्मल जब पीजीबीपी की क्लास में रहते हैं तो इसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक के जो डिस्कशन है उसमें यहाँ का ये वाला पॉइंट, ग्रेच्युटी को पेड बेसिस पर डिडक्शन देते हैं इसीलिए एडबैक करना पड़ा, अदरवाइज मैं मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। और ये पेनल्टी का पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सर अगेन डीडीटी डेबिटेड है तो पहला ही जो पेज नंबर 3 है उसका पहला ही जो पॉइंट है कहता है इनकम टैक्स को ऐड करो। इनकम टैक्स के लिए एक्सप्लेनेशन 2 है, उसमें कहता है कि डीडीटी को भी ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एबॉलिश हो चुका है। जब अगर आपका एग्जाम, देखो सर 2021 में अगर आपका एग्जाम है तो डीडीटी एबॉलिश हो चुका है, नहीं रहना चाहिए आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। अगर आपका एग्जाम 2021 में है, फिर भी अगर है, अगर पीएनएल अकाउंट में डीडीटी डेबिट है तो आप इसको दोनों जगह ऐड करेंगे। नॉर्मल पीजीबीपी में भी डीडीटी का कोई एक डिडक्शन नहीं मिलता, आज की क्लास में आप नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। फर्दर डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड
कैसा भी डिविडेंड हो सर, डिविडेंड को एड बैक करने के लिए स्पेशल पॉइंट है सर आपके पास। कौन से पेज में? पेज नंबर 3 पे पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई में स्पेशली डिस्कशन है। पेज नंबर 3 हमारी बुक का 24.3 और 24.3 पॉइंट नंबर ई, अमाउंट और अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पेड और प्रपोज्ड। तो मैंने इसमें इंटरिम डिविडेंड भी ले लिया, इंटरिम डिविडेंड भी ले लिया। ठीक, अब मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती है 43B की। 8 तरह के खर्चे हैं जो अगर अनपेड हैं तो हम 43B की क्लास, पीजीबीपी की क्लास में सबको एड बैक करते हैं, राइट। हमारे यहाँ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है। किसमें? मैट की क्लास में। मैट यानी आज की क्लास में 43B यानी अनपेड लीव सैलरी, अनपेड बोनस, अनपेड पेमेंट टू रेलवे, अनपेड इंटरेस्ट, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। अगर आप बैंक को लोन लेके और बैंक का इंटरेस्ट टाइम पर नहीं पे किए हैं तो आप ऐड करेंगे नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में। मान लो क्वेश्चन में अनपेड इंटरेस्ट दे रखा है, अनपेड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आपने एक बैंक लोन ले रखा है, इंटरेस्ट को डेबिट कर रखा है लेकिन उसको पे नहीं किया है। सर मैट की कैलकुलेशन के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, नॉर्मल पीजीबीपी की कैलकुलेशन के लिए एडजस्टमेंट करना है। सर अनपेड बोनस डेबिटेड है, अनपेड बोनस डेबिटेड है। ध्यान रखिएगा 43B की बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होती है, लेकिन वही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पीजीबीपी में मैट में जब रहते हैं तो कुछ भी नहीं करते। अनपेड कस्टम ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट, अनपेड कस्टम ड्यूटी याद रखिएगा। कस्टम ड्यूटी की लायबिलिटी आ चुकी है, आपने वो खर्चा डेबिट कर दिया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। तो सर मैट की कैलकुलेशन, जो बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसमें उसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो नॉर्मल पीजीबीपी की कैलकुलेशन करनी है उसमें हम 43B का करते हैं। सर ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने अपनी तरफ से आपको लिया है। देखिए इसमें एडजस्टमेंट साइलेंट है, मैट में कोई भी एडजस्टमेंट इन सब पॉइंट का नहीं है। मैट में कोई भी एडजस्टमेंट इन सब पॉइंट के लिए नहीं है। मैट इज साइलेंट, यानी 115 JB के अंदर इन सब का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैंने जानबूझकर ये लाइनें दी हैं आपको बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप पीजीबीपी के अंदर ये सब एडजस्टमेंट करते हो, कहीं मैट में भी ना कर दो गलती से। सर एक्सेस पेमेंट टू डायरेक्टर्स, स्पेसिफाइड पर्सन है, डायरेक्टर को उसके कमीशन का आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया। बहुत फेवरेट है ये पीजीबीपी की नॉर्मल एडलेस में। सर हम पीजीबीपी की नॉर्मल क्लास में तो इसको एडबैक करते हैं एक्सेस पेमेंट को, लेकिन आज की क्लास में मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो सर मैंने क्या कोशिश की इस टेबल को बनाने के लिए और आपको समझाने के लिए। एक तो मैट के सारे एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा जो पीजीबीपी में नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम लोग करते ही करते हैं, कहीं आप उसको मैट में भी ना कर दो तो मैंने इस टेबल के अंदर दिखाया। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी ड्यू बट नॉट पेड। सर आपने प्रोविजन नहीं बनाया है, ध्यान रखिए। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर जीएसटी, अगर आपने ऐसे लिखा है प्रोविजन फॉर जीएसटी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे जीएसटी ड्यू बट नॉट पेड। जीएसटी की लायबिलिटी आ चुकी है, खर्चा आपके ऊपर आ चुका है, आपने डेबिट कर रखा है खर्चे को, असर्टेन्ड लायबिलिटी, और पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो ऐड करेंगे 43B में। मैट की क्लास में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, राइट। अब देखिए मैंने एक और नया दिया है प्रोविजन फॉर जीएसटी। सर अगर वर्ड है प्रोविजन फॉर जीएसटी तो दोनों में ऐड होगा। क्यों सर, क्यों ऐड कर दिया आपने? अन असर्टेन्ड लायबिलिटी। आपकी जीएसटी कोई सेल नहीं, कोई कुछ नहीं, आपकी जीएसटी की कोई लायबिलिटी आई नहीं, आपने सिर्फ प्रोविजन बना दिया जीएसटी का। फ्यूचर में कोई जीएसटी की लायबिलिटी आएगी तो देंगे, प्रोविजन बना लो। सर अगर एक्चुअल लायबिलिटी इनकर्ड हो चुकी है, जीएसटी ड्यू बट नॉट पेड, उसका आप एडजस्टमेंट मत करो मैट में, आई एग्री। नॉर्मल क्लास में 43B लगा देना। सर ये सब 43B के एग्जाम्पल है, ये दोनों ऑलरेडी 43B पॉइंट 13, 14, 15 को कवर कर रहा है, एग्जाम्पल आपको दिए हैं। सर एक्सेस पेमेंट टू डायरेक्टर्स, कंपनी का क्वेश्चन है, डायरेक्टर को, डायरेक्टर के भाई को, 20% वाले शेयर होल्डर को, अगर आपको याद हो 40A2, डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव्स, डायरेक्टर आगे जिस कंपनी में 20% का शेयर होल्डर है, या फिर डायरेक्टर की जगह शेयर होल्डर जो 20% वाला हो। हमने रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, कोई भी ऐसा पेमेंट इन एक्सेस कर दिया है, सर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है मैट में,
बुक प्रॉफिट के लिए, लेकिन हम इसको नॉर्मल क्लास में एडजस्ट करते हैं। पेमेंट मेड इन कैश, याद हो पेमेंट्स मेड इन कैश, 10,000 से ऊपर का आप पेमेंट करते हैं कैश में करते हैं, क्रॉस चेक में करते हैं, बेयरर चेक में करते हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूरा डिसअलाउ हो जाता है, एडबैक। लेकिन आज की क्लास में सर कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। आज की क्लास कौन सी है, मैट की एडजस्टमेंट्स। सर हम लोग एक्सपेंसेस पेड करते हैं विदाउट टीडीएस, तो ये सेक्शन बोलता है, एक एनआर को पेमेंट करते हैं तो बोलता है 100% डिसअलाउ, और आर को पेमेंट करते हैं तो बोलता है 30% डिसअलाउ। तो सर आप एडजस्टमेंट करते तो हैं, 100% की करते हैं या 30% की करते हैं, करते तो हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड मेड पेड कर दिया, टीडीएस नहीं काटा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड की जनरल एंट्री पास कर दी है, टीडीएस नहीं काटा, तो 30% और 100% का डिसअलाउ नॉर्मल क्लास में करते हैं। सर हमारा पूरा मैट का एडजस्टमेंट खत्म हो चुका है, कहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा, मैट की जो एडजस्टमेंट कही गई एक्सप्लेनेशन 1 में सिर्फ वही करते हैं एग्जाम के लिए। पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 9 तक हमने कुछ चीजें को प्रॉफिट को इंक्रीज किया, कुछ चीजों से प्रॉफिट को डिक्रीज किया, उसमें ये मेंशन नहीं था, तो कैसे एडजस्टमेंट कर दे। एसटीटी पेड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता किस क्लास में, मैट की एडजस्टमेंट में। एसटीटी पेड, सर एसटीटी पेड का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, मैंने लिखा हुआ है आपको, अगर नोट्स में दिखाऊं तो 3rd नंबर पेज में पहला नंबर पॉइंट। सर आप 4 चीजों का कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एसटीटी का, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का, पेनल्टी और वेल्थ टैक्स का। कब, जब आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट कर रहे हैं मैट के अंदर, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो वही चीज यहां पर मैंने टेबल पे बताई है। लेकिन अब सर मैंने थोड़ा सा इसको पीजीबीपी की तरफ में ले जा रहा हूं। यू डील्स इन सिक्योरिटी, यू डील्स इन सिक्योरिटी, यू ट्रेडर, यू आर अ ट्रेडर, और ट्रेडर को एसटीटी पेड का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है पीजीबीपी में। बट इफ यू आर कीपिंग योर शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट, तब तो वो कैपिटल गेन का आइटम हो गया, और आपने वहां एसटीटी पेड की है तो उसका पीजीबीपी में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर दोनों ही केस में आपको मैट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, इन दोनों ही केस में मैट के लिए नो एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट फॉर मैट। एसटीटी पेड डेबिट कर रखा है आपने बुक्स में, करे रहो, चाहे वो सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड वाली हो या फिर इन्वेस्टमेंट वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहां डील्स इन सिक्योरिटी का मतलब कौन सी सिक्योरिटी है, ये स्टॉक इन ट्रेड वाली। सर जब आप ब्रोकर हैं, सिक्योरिटी में सेल परचेज में डील करते हैं, तो 2-3 खर्चे होते हैं, ब्रोकरेज पेड के, सेल परचेज पे, एसटीटी पेड के, सीटीटी पेड के, इन सब का डिडक्शन मिलता है पीजीबीपी की क्लास में। लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेयर्स कीप्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, तो आपका ये एसटीटी का खर्चा तो बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, इसीलिए एड बैक करेंगे। हाउएवर मैट की क्लास में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व, और उसी रिजर्व से आप विड्रॉ करते हैं, ध्यान रखना है उसी रिजर्व से विड्रॉ करेंगे, ये 22-21 पे डिपेंडेंट है। सर अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम विच रिजर्व, वो रिजर्व जो आपने पहले क्रिएट कर रखा था, जिसके लिए आपने पहले ऐड कर रखा था मैट की कैलकुलेशन में, अब लेस करेंगे। सर ये वाला पॉइंट जो कवर है, रिजर्व्स वाला पॉइंट, ये बी पॉइंट में कवर है पेज नंबर 24.3 में, और ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला वही रिजर्व होना चाहिए, वो पॉइंट कवर है 24.7 में, पॉइंट नंबर 1 में हमारे नोट्स में। लेकिन ध्यान रखना 22 का एडजस्टमेंट कब होगा, जब 21 पहले एडजस्टमेंट हो चुका हो। अच्छा इनकम टैक्स तो बहुत क्लियर है, इनकम टैक्स में जो पीजीबीपी की क्लास है वो बहुत क्लियर है। कोई भी ट्रांसफर करो रिजर्व में अमाउंट, तो उसको आप एडबैक करो, रिजर्व से कोई भी अमाउंट पीएनएल अकाउंट में आया है तो उसको माइनस करो। पीजीबीपी का जो नॉर्मल कैलकुलेशन है उसमें क्लियर है, लेकिन मैट में ना कंडीशन डाली हुई है। जब आप ये पढ़ोगे पॉइंट नंबर 1 पेज नंबर 7 पे, तो वहां कंडीशन डाली हुई है कि रिजर्व वही होना चाहिए जिसका आपने पहले डिडक्शन ले रखा हो, डिडक्शन लेते समय एडबैक किया हो, उसी का लेस करना है। तो मोर और लेस आप जब यहां से पढ़ने के बाद अब हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, सर 1-2 पेज अभी रीडिंग बची हुई है हमारी, ये टेबल तो है 3 पेज का, सर इसके अलावा 1-2 पेज के कॉन्सेप्चुअल रीडिंग बची हुई है, वो करते ही हम लोग सारे क्वेश्चन हमारे बनने लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। सर हम अपने टेबल के 2nd पेज पे आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को कवर करा रहा हूं। सर एक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इससे लिंक कर दूं, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स 23 और 25। सर डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट जितना होता है उन सबको हम लोग जोड़ते हैं पीजीबीपी की कैलकुलेशन के लिए, और जितना इनकम टैक्स वाला होता है उसको माइनस करते हैं। तो ये मैंने दिया 23 और 25 को कंपेयर किया नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास के लिए, टोटल इनकम निकालने के लिए।
सर एज पर अकाउंट्स आपके P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना डेबिट होगा, जितना डेबिट होता है डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन वाला, सबको आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक, ऐड कर देते हैं। और इनकम टैक्स वाला सेक्शन 32 वाला जो डेप्रिसिएशन होता है उसको माइनस कर देते हैं। प्लस अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व से कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर रखा है आपने P&L अकाउंट में, तो आप उसको माइनस करेंगे, कोई कंडीशन इसकी नहीं है। पीजीबीपी की क्लास, पहला कॉलम पीजीबीपी का, ध्यान रखिएगा, पहला कॉलम पीजीबीपी इनकम निकालने का है, दूसरा कॉलम मैट के लिए बुक प्रॉफिट निकालने का है। अभी मैं उसमें भी आऊंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपने कोई भी अमाउंट P&L अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेके आए हो तो कोई कंडीशन नहीं है, जितना लेके आए होगे उतना माइनस कर देना। मैंने ये फिगर अपनी तरफ से लिखा है समझाने के लिए, मैंने ये फिगर अपनी तरफ से लिखा है समझाने के लिए। तो ये बात तो हो गई पीजीबीपी की। अब देखिए यहां पर इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन को मैंने इग्नोर किया है। मैट की क्लास के लिए सेक्शन 32 वाला जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैट की क्लास में जो बुक प्रॉफिट निकालना है, मैट की क्लास में जो बुक प्रॉफिट निकालना है उसमें इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स वाला अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या करना है, अकाउंट्स वाले डेप्रिसिएशन को जोड़ना है और अकाउंट्स वाले ही डेप्रिसिएशन को घटाना है, लेकिन उसमें से रीवैल्यूएशन वाला पोर्शन हटा के। 10 लाख के डेप्रिसिएशन में रीवैल्यूएशन के चलते डेप्रिसिएशन कितना था, 2 लाख। 2 लाख को हटा दो, 8 लाख कहां से आया, 10 - 2। ठीक, नीचे वाले 7 लाख से कोई मतलब नहीं है। और तुमने रीवैल्यूएशन रिजर्व से जितना अमाउंट क्रेडिट किया है उसको भी घटाना पड़ेगा। इस पर लिमिट है टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, यही बताया क्लास में। सर रीवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन 2 लाख है और लिमिट कितनी, क्रेडिट कितना है वापस जो आपने किया रिवैल्यूएशन रिजर्व से, 80,000, तो 80 माइनस होगा। सर अगर यही अमाउंट यहां पर 80 की जगह कितना होता, 80 की जगह अगर मान लो यहां पर 3 लाख रुपए होता कि मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व से 3 लाख क्रेडिट किया है और डेप्रिसिएशन मेरा 2 लाख है, तो यहां पर 80 की जगह कितना आता, 2 लाख ही आता, विच एवर इज लोअर, मैंने यहां पर आपको बताया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और डेप्रिसिएशन का आधा घंटा मैंने डिस्कस करके दिया है डिफरेंट एग्जांपल के साथ आपको क्लास के अंदर। ये टेबल तो एक हेल्प कर रहा है आपको एडजस्टमेंट को समझने के लिए, राइट। सर मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये जो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है उसका कोई लेना देना नहीं है, किसके लिए, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं, अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन घटाते हैं, रिवैल्यूएशन को हटा के प्लस हम विच एवर इज लोअर लेते हैं, जो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से जितना अमाउंट क्रेडिट किए हैं और रिवैल्यूएशन वाला डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर को फिर से माइनस करते हैं और मैट की कैलकुलेशन के लिए। अब सर इसमें आइए, सर पिछले सालों का ब्राउट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एज पर अकाउंट्स और ब्राउट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, तो इग्नोर करेंगे किसके लिए, नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेशन करने के लिए, जीटीआई और टीआई के लिए। ठीक, नॉर्मल इग्नोर करेंगे। और जो ब्राउट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, ब्राउट फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स वाला, एज पर इनकम टैक्स वाला, उसको हम दोनों को ही माइनस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। सर नॉर्मल जो जीटीआई टीआई की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग पीजीबीपी की इनकम में, उसमें हम लोग पिछले सालों के बिजनेस लॉस, पिछले सालों के अनअब्सर्व्ड डेप्रिसिएशन सबको माइनस करते हैं, लेकिन वही चीज हम लोग मैट की कैलकुलेशन के लिए इग्नोर करते हैं। सर मैट की कैलकुलेशन में क्या लेते हैं, सर मैट की कैलकुलेशन में लोअर ऑफ द फॉलोइंग लेते हैं, मतलब इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों नहीं माइनस करते, दोनों में जो लोअर होता है उसको माइनस करते हैं। ठीक, सर मान लो क्वेश्चन में एक फिगर नहीं दे रखी है तो यानी निल है, तो फिर निल माइनस होगा। सर कभी कभी हम लोग एग्रीगेट भी लेते हैं, दोनों में लोअर नहीं, दोनों का एग्रीगेट, एक्सेप्शन बताया मैंने आपको क्लास में, दोनों का लोअर नहीं, दोनों का एग्रीगेट, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन किस पॉइंट पर लिखा हुआ है, 24.9 पेज पे पॉइंट नंबर 10। ऐसी कंपनी जिसके लिए एप्लीकेशन एडमिट हो चुका है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, या फिर ऐसी कंपनी जिसके लिए ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करने का, उस केस में हम लोग एग्रीगेट अकाउंट्स वाला बिजनेस लॉस, अकाउंट्स वाला अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन घटाते हैं।
ये अच्छा, क्लास में मैंने इसके लिए काफी सारे एग्जाम्पल बताए, 4 से 5 एग्जाम्पल क्लास में मैंने इसके लिए 4 से 5 एग्जाम्पल दिए, उसको जरूर तैयार करना। और इसमें एक अमेंडमेंट भी है, यहाँ पर 24.9 पॉइंट नंबर 10 में अमेंडमेंट भी है, वो भी क्लास में मैंने आपको बता दिया है। यूट्यूब पे उस अमेंडमेंट की अलग से वीडियो भी है। सर ये बात हो चुकी, अनअसर्टेन लायबिलिटी को दोनों में एडजस्ट करते हैं। 33AB का रिजर्व्स, सर 33AB एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिजर्व्स है। अगर आप एज पर लॉ बनाए हो तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, 40% की लिमिट होती है। लेकिन सर मैट की क्लास बोलता है शिपिंग रिजर्व्स को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व्स को एड बैक करना पड़ेगा। 33AC वाले रिजर्व को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व को एड बैक करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग के ही पॉइंट नंबर 2 में बोला हुआ है, स्टार्टिंग के ही 24.3 पॉइंट नंबर 2। अब तो मुझे याद हो गया पॉइंट के साथ, बी 2 की जगह बी है। सर सब्सिडरी का लॉस डेबिट है, होल्डिंग का क्वेश्चन है। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, उसका एग्जाम में क्वेश्चन मिला और उसके पीएनएल अकाउंट में सब्सिडरी का लॉस है। क्या कर रहा है भाई, सब्सिडरी का लॉस घटा दो। नॉर्मल भी हम हटाते हैं यानी जोड़ते हैं, और बुक प्रॉफिट निकालने के लिए भी जोड़ते हैं। सर अगर लॉस ऑफ प्लांट डेबिटेड है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने कोई फर्नीचर, कोई प्लांट, डेप्रिसिएबल एसेट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग बेच के उसका लॉस हुआ है, तो नेचुरल सी बात है उसके लॉस को आप डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बुक प्रॉफिट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है इन दोनों आइटम का, ये मैंने अपनी तरफ से दिया है। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए मैट में इन दोनों का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। किसके लिए, नॉर्मल पीजीबीपी इनकम के लिए, कि आपने अगर कोई लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग डेबिट कर रखा है तो ऐड करो, और क्रेडिट कर रखा है तो लेस करो, क्योंकि हम सर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स पे गेन निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए। ये क्लास में बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अपनी तरफ से दिया है। सर मैट की एडजस्टमेंट्स पॉइंट नंबर 33 एंड पॉइंट नंबर 34 के लिए साइलेंट है। वारंटी बता चुका मैंने आपको, असर्टेंड हो जाती है, जैसे ये साइंटिफिक बेसिस पे है, ये असर्टेंड हो जाती है। और वारंटी पे 43 भी लगता नहीं है, वारंटी पे 43 भी लगता नहीं, इसीलिए हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ना नॉर्मल पीजीबीपी में ना बुक प्रॉफिट में। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी डेबिटेड, हम लोग जब नॉर्मल क्लास में होते हैं तो इस खर्चे को एडबैक करते हैं और जीजी भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कंपनी का है। सर डेबिटेड है, डेबिटेड रहने दीजिए, मैट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। डेबिटेड है, प्रॉफिट घटी हुई है, घटे रहने दीजिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। सर डोनेशन, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने 80G का, कोई भी डोनेशन डेबिट कर दो 80G से रिलेटेड, तो आप उसको ऐड करोगे और 80G का डिडक्शन लोगे। सर कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, मैट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। एक तो सर 80C से 80U का कोई डिडक्शन लेते नहीं है हम लोग बुक प्रॉफिट में। सर ऑलरेडी डेबिट है, यानी आपका प्रॉफिट कम है, कम ही रहने देंगे। सर प्रॉफिट कम है, कम ही रहने देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, यानी एक तरह से आप डिडक्शन ले चुके हैं। सर बुक प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा और तुम खर्चे को डेबिट कर चुके हो, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं मैट की कैलकुलेशन में आपको डोनेशन का बेनिफिट मिल रहा है, ऐड नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो थोड़ा सर इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत फेवरेट है नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, डोनेशन टू से क्लीन गंगा फंड, और इस बार तो पीएम केयर्स फंड पूछ सकता है, पीएम केयर्स फंड, कोरोना वाला फंड, ऐसे समझो ये मोदी वाला फंड है और ये गांधी परिवार का फंड है, ये कांग्रेस वाला फंड है और ये बीजेपी वाला फंड है, ये गांधी परिवार का फंड है और ये मोदी जी का फंड है, ठीक। लेकिन दोनों ही 80G में कवर है, दोनों पे ही 100% का डिडक्शन मिलता है और दोनों के लिए ही मैट की एडजस्टमेंट साइलेंट है। CSR एक्सपेंडिचर फेवरेट वन, नॉर्मल जो पीजीबीपी की क्लास होती है CSR एक्सपेंडिचर डेबिट किए हो एडबैक करना पड़ेगा, मैट की क्लास में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में ये गलती है, ओपनिंग स्टॉक में ये गलती है ना, ओमिटेड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, इन सब की एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं किसमें, नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में। लेकिन बुक प्रॉफिट साइलेंट है, मैट साइलेंट है, लास्ट वाला कॉलम मैट का है, मैट साइलेंट है। सर 35AD का बिजनेस हो तो हम डिडक्शन लेते हैं, हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यू आर इनटू अ वेयर हाउसिंग बिजनेस, आपने एक बिल्डिंग खरीदी है, खरीदो, ठीक है, आपने पीएनएल अकाउंट के अंदर जो किया है करो, हम उसकी कोई एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट के लिए नहीं करेंगे।
लेकिन वहीं पर आप 35 AD का प्रॉपर वर्किंग नोट बनाते हो, कौन कौन से खर्चे आपने गलत डेबिट कर दिए हैं उसको आप एडबैक करते हो, फिर 35 AD के एलिजिबल एक्सपेंडिचर की लिस्ट बना के आप माइनस करते हो। एक तरह से ऐसे समझो कि 35 AD से रिलेटेड हम कोई भी बेनिफिट जो आपने P&L अकाउंट में सही गलत कर दिया एज पर शेड्यूल 3, सर स्पेसिफाइड बिजनेस रन कर रहे हो, इससे रिलेटेड जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी खर्चा हो रहा है, उसका आपने जो भी शेड्यूल 3 को फॉलो करके P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट किया है, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम मैट के लिए उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। एक और पेज हमारे पास बस खत्म हो रहा है। सर SEZ यूनिट्स अगर आप चलाते हो तो नॉर्मली आप उसका डिडक्शन क्लेम करते हो 10AA में। SEZ यूनिट से जो इनकम आती है उसको PGBP में दिखाते हो और GTI के बाद जाके आप क्या लेते हो, 10AA का डिडक्शन। लेकिन इसके कोई एडजस्टमेंट नहीं करते मैट में। ऐसे समझिए क्या बोलते हैं क्लास में, मैट इज एप्लीकेबल ऑन SEZ प्रॉफिट। और ऐसे ही प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IA, IAB, IBA, IAC, IB, IC, IE, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो आपका इन सब सेक्शन वाला, सर सब में हम उन सब सेक्शन के अकॉर्डिंगली क्या लेते हैं, बेनिफिट। IB वाला क्वेश्चन है तो IB वाला बेनिफिट लेंगे, IE वाला है तो IE वाला बेनिफिट लेंगे, IAC वाला है तो हम IAC वाला बेनिफिट लेंगे। कंपनी का क्वेश्चन हो, लेकिन सर इन सब की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट 80C से लेकर 80U की कोई एडजस्टमेंट्स, 10AA की कोई एडजस्टमेंट, 35 AD की कोई एडजस्टमेंट नहीं है बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। सर आपने नेट प्रॉफिट के अंदर जो इनकम दिखाया दिखा दो, जो खर्चे दिखाए दिखा दो, आपको हम और कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सर इन सब एडजस्टमेंट में दिमाग खराब हो जाता है जब नॉर्मल टोटल इनकम निकालते हैं। सर इनफैक्ट मैट का क्वेश्चन बहुत इजी है एज कंपेयर टू PGBP क्वेश्चन। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि PGBP के क्वेश्चन के कंपैरिजन में मैट का क्वेश्चन बहुत इजी है। खाली आपको मैट में क्या चीज की एडजस्टमेंट करनी है उसको ध्यान में रखना है। और मैं इस टेबल में तो दोनों का ध्यान रखना हूं, किस चीज की एडजस्टमेंट करनी है, किस चीज की नहीं करनी है। जो एग्जम्प्टेड इनकम है वो दोनों में हटेंगे। सर जो इनकम कवर्ड हो रही है ट्रस्ट से रिलेटेड, इनफैक्ट यही बेसिकली एक ही चीज है, ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिया। अच्छा, नॉर्मल क्लास में आपको कैपिटल गेन होता है तो आप 54 सीरीज का बेनिफिट लेते हो। जैसे आपने कोई स्टॉक, कोई मान लो बिल्डिंग बेची, आपने कोई जमीन बेची, बेस्ट एग्जांपल है, आपने जमीन बेच के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके 54 EC का बेनिफिट लेना चाहते हो। नॉर्मल क्लास में तो बेनिफिट दे देंगे आपको GTI TI निकालते समय, कैपिटल गेन निकालते समय। लेकिन सर आपको भले यू आर एलिजिबल, यू आर अ कंपनी, यू आर एलिजिबल फॉर 54 EC का बेनिफिट। और बेनिफिट्स तो सर इंडिविजुअल और HUF के लिए एक ही बेनिफिट मिल रहा है मुझे यहाँ पे EC का। यू आर अ कंपनी, यू हैव सम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से फ्रॉम सेल ऑफ अर्बन लैंड, यू आर एलिजिबल फॉर 54 EC बेनिफिट, हम नॉर्मल क्लास में दे देंगे। लेकिन बुक प्रॉफिट निकालते समय आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का, बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स का बेनिफिट मिलता है 54 EC में। बुक प्रॉफिट निकालते समय, मैट की कैलकुलेशन निकालते समय आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के अंदर वाली, उसका कोई बेनिफिट नहीं देते। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो इसी से कनेक्टेड हो गया। सेक्शन 10 सीरीज में कोई भी इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो ये 10(2)A है, क्लॉज 2A, LLP है, फर्म का क्वेश्चन भी आता है। फर्म का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि यू आर अ कंपनी, यू हैव अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म, हम इसको माइनस कर देंगे। मैट एप्लीकेबल नहीं है नॉर्मल क्लास। अच्छा ये एग्जम्प्ट है, नॉर्मल क्लास से भी हटाते हैं। बुक प्रॉफिट की क्लास, आज की क्लास मैट की क्लास से भी हटा देंगे। प्रॉफिट फ्रॉम सिक यूनिट, सर कोई एडजस्टमेंट नॉर्मल क्लास में नहीं करेंगे। यू आर अ सिक यूनिट, यू हैव अ प्रॉफिट, टैक्स पे कीजिए, PGBP इनकम मानिए, टैक्स पे कीजिए नॉर्मली। बट इन द मैट क्लास आपको प्रॉफिट फ्रॉम सिक यूनिट्स हटाना पड़ेगा क्योंकि मैट सिक यूनिट पे एप्लीकेबल नहीं है। सर इस टेबल में देखो तो एक और एग्जांपल मिसिंग्स हैं। फॉरेन कंपनी का मैंने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल नहीं लिया है, वो जो मैंने अलग से बता रखा है आपको, उसका कोई भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं लिया है। और अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी से रिलेटेड नहीं लिया मैंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट से कोई एग्जांपल मैंने यहाँ पर नहीं लिया। आप इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हो, थोड़ी मेरी नोटिंग अलग से लिखी हुई है। जैसे यहाँ इनकम टैक्स का पॉइंट है तो एग्जाम में अगर इनकम टैक्स वाला सरचार्ज हो, इनकम टैक्स वाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे। 5वां नंबर पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट ऐड कर सकते हैं। सर एक और है फेवरेट,
एक और फेवरेट पॉइंट है, मैं यहां ऐड करना चाहूंगा, चूंकि इस पेज पे, पहले पेज पे बात हो रही है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट हो रखा है, क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम टैक्स रिफंड और इंटरेस्ट उसका क्रेडिट है। तो हम नॉर्मल क्लास में क्या करते हैं, नॉर्मल जो पीजीबीपी की क्लास है, हम इसको यहां से लेस करते हैं और आईओएस में ले जाके टैक्सेबल करते हैं। सर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स का रिफंड का इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो ये आईओएस की इनकम है, तो यहां से हटेगा, लेस होगा और आईओएस में जाके टैक्सेबल होगा। सर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं किसमें, बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए नेट प्रॉफिट से। क्रेडिट है, क्रेडिट रहने दीजिए, हम मैट के लिए इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। तो जब इंटरेस्ट की बात हो ही रही थी तो आने वाले इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड की कोई एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, लेकिन आपके नॉर्मल क्लास के लिए एडजस्टमेंट होती है। मेरे हिसाब से इतने एडजस्टमेंट्स करने के बाद, और अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं मेरे से पेज नंबर 3, 5, 7, 9, तो आप बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़े हो आप। एक होता है ना कि मैंने आपको पीछे क्या समझाया 4 घंटा, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आपने मैथ खुद से भी पढ़ा है, आप एग्जाम के लिए मैथ खुद से पढ़ रहे हैं, आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं, आप सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, मैथ आपके सिलेबस में है, राइट, आप खुद से पढ़ रहे हैं, तो ये टेबल आपको हेल्प करेगा और पीजीबीपी पे भी ग्रिप आपको देगा। पीजीबीपी के एडजस्टमेंट में भी आप गलती नहीं करोगे। सर समझना है, इस टेबल को याद करके आप जंग जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं है। आप इस टेबल को साथ में रखोगे, समझोगे चीजों को। पीजीबीपी पे कमांड होनी चाहिए, मैथ के एडजस्टमेंट पे कमांड होनी चाहिए, तब आपका ये टेबल सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। और तो डायरेक्ट है, थोड़े बहुत पॉइंट, ऑब्वियसली सारे पॉइंट हम लोग नहीं ले सकते हैं। हम लोग आपका जो देखो सिंपल सी बात है, अब आपको 24/3, 24/5, 24/7, 24/9 ये 4 पेज पे ऐड और लेस की बात लिखी हुई है। मैंने एक कंपैरिजन किया है, सारे पॉइंट्स तो ऑब्वियसली नहीं आ पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो दिखते ही आपको याद आ जाएगा। जैसे रॉयल्टी, पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम 115 बीबीएफ वाली, हाँ सर उसको है ना बुक प्रॉफिट निकालते समय माइनस कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो देखते ही आपको याद आ जाएंगी। उसके लिए मुझे इस टेबल में, अब देखो सर हर चीज पॉसिबल नहीं है, एक टेबल एक समरी की तरह डिस्कस करना मैं चाहता था बेसिकली मैं। और एक अच्छा सा पॉइंट है प्रायर पीरियड, प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द बुक्स, डेबिटेड हो रखा, प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर्स डेबिट हो रखा है, खर्चा डेबिट हो रखा, पिछले सालों का खर्चा, आपने पिछले साल प्रोविजन नहीं बनाया था, पिछले साल खर्चे का इनवॉइसिंग करना भूल गए थे, एंट्री करना भूल गए थे, 2 साल के बाद याद आया कि 2 साल पुराना खर्चा हमने तो एंट्री पास नहीं की, गलती है आपकी। सर प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर्स को अगर आप डेबिट करते हैं तो एड बैक करना पड़ता है, डिडक्शन नहीं मिलता नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास में, ठीक। और मैथ कैलकुलेशन के लिए इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है नॉर्मल कंप्यूटेशन के लिए, से मैंने इसको लिखाया। और तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी हो चुकी है। कुछ सर फेवरेट कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं पीजीबीपी की क्लास के लिए। नॉर्मल पीजीबीपी इनकम, जीटीआई और टीआई निकालने के लिए फेवरेट कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, जिसके बारे में साइलेंट है कौन, 115 जेबी, यानी 115 जेबी में उनकी एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। और पीजीबीपी की कैलकुलेशन जो होती है, इग्नोरिंग पीजीबीपी की कैलकुलेशन, कंप्यूट पीजीबीपी इनकम इग्नोरिंग मैथ, नॉर्मल जो पीजीबीपी इनकम निकालते हैं जो जीटीआई और टीआई में जाता है, उनमें ये सब एडजस्टमेंट है ना फेवरेट है। सेक्शन 35 रिसर्च का, सेक्शन
35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडिशनल डिडक्शन मिलता है मशीनरी पे। सेक्शन 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन। हम लोग सर नॉर्मल जो पीजीबीपी इनकम निकालते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। बैकवर्ड स्टेट में, नोटिफाइड स्टेट के बैकवर्ड एरिया में अगर हम प्लांट लगाते हैं तो 15% का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। यही सब चीज अगर हमारा बुक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन में आए, मैट वाले क्वेश्चन में आए, तो हम इन सब का कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। उसके बाद आपको याद हो 35D, DD और DDA वीआरएस के खर्चे का 5 हिस्सा करना, अमलगमेशन डिमर्जर के खर्चे का 5 हिस्सा करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के खर्चे का 5 हिस्सा करके 1/5 अलाउ करना, 4/5 को डिसअलाउ करना। सर पूरे आप है ना मैट की क्लास में आपने इस सब का कोई डिडक्शन का नहीं लिया। 80IA सीरीज इनकम बेस्ड डिडक्शन, इनकम बेस्ड डिडक्शन, 10AA का डिडक्शन, 54EC का डिडक्शन, कहां कुछ भी आपने पढ़ा। सर 43B फेवरेट है ये सब, 40A2, 40A3, 40A1, 40A1A। सर नॉर्मल पीजीबीपी की क्लास की जो एडजस्टमेंट्स होती है इन सब के बिना अधूरी है, और लेकिन वहीं पर इनकम टैक्स इज साइलेंट। बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन में इनके कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा तुम इनमें से कुछ खर्चे ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो। सर आपको एसईजेड की इनकम आई है, तुम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर एसईजेड की इनकम है। तुमने कैश में पेमेंट किया है, तुमने डेबिट कर रखा है, रहने दो, हमें कोई एडजस्टमेंट और ऊपर से नहीं करनी है बुक प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मैट में। तो ये भी चीजों का ध्यान में रखना है, ठीक। उसके बाद अदर हेड्स की इनकम, इनकम टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स। हम लोग कोई इनकम अगर क्रेडिट कर रखे हैं, इंटरेस्ट की, कैपिटल गेन की, एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड इनकम, तो आप उस सबको क्या करते हो, माइनस करते हो, नॉर्मल पीजीबीपी से हटाते हो, फिर कैपिटल गेन और आईओएस में ले जाते हो। ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। कब? जब बुक प्रॉफिट निकालते हैं और 15% का टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और तो क्या है, और हम लोग का एक दो पेज बचा हुआ है। और अगर मैं थोड़ा सा सरसरी निगाह से आपको अमेंडमेंट बता दूं कि अमेंडमेंट कहां पे क्या क्या है, तो सर एक ये अमेंडमेंट है जो मैट के रेट को क्या करती है, 18.5 से किस पर लेके आ रही है, 15% पे। तो ऐसा करने से क्या हुआ है, जो आपका एएमटी का क्वेश्चन है वो 18.5 पे सॉल्व होगा, जो मैट का क्वेश्चन है वो 15% पे सॉल्व होगा। एक दूसरा, अब ये 15% जो रेट है इक्वल हो गया है 111A वाले रेट से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले रेट से ये इक्वल हो गया है। इसीलिए इसमें जो फॉरेन कंपनी की एडजस्टमेंट्स होती है उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। आगे फॉरेन कंपनी के इनकम की एडजस्टमेंट्स है, उसमें उस 111A की इनकम का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि अब वो मैट के रेट के बराबर हो गया है। आगे एक पॉइंट है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड सर। और अगर आपका आईएफएससी यूनिट्स है, आईएफएससी यूनिट्स है, तो एएमटी की क्लास में भी 9% है, यहां भी 9% है। खाली जो मेन रेट है 18.5 वो रेट घट के कितने पे आ गया, 15% पे आ गया है फॉर असेसमेंट ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22। यानी आपका एग्जाम दिसंबर 2020 में हो, नवंबर 2020 में हो या 2021 में हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 15% पे आपको सॉल्व करना है मैट में। उसके अलावा मुझे यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं दिख रही, मुझे यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं दिख रही, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं दिख रही मुझे। अमेंडमेंट को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं। इसके अंदर मैंने बताया यहां पे 6 नंबर पॉइंट पे, पेज नंबर 7 पे 6 नंबर पॉइंट पे आपको अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का एडजस्टमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, फॉरेन कंपनी की कुछ इनकम पर अगर मैट रेट से रेट कम हो तो उसको हम माइनस कर देते हैं, मैट नहीं लगाते हैं। लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एज द रेट ऑफ 10%, इंटरेस्ट टैक्सेबल एज द रेट ऑफ 5%, सेक्शन 115A, बहुत सारे सेक्शन मैंने यहाँ क्लास में लिखा है। नॉन रेसिडेंट्स के टैक्सेशन के सेक्शन 115A, 115AB, AC, AD, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी टू अ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 5%, 10% है, उन सबको हटाते चले जाना। लेकिन अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A मत घटाना, क्योंकि अब वो और मैट रेट बराबर हो चुका है।
तो यहाँ पर रेड पार्ट नहीं है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 111A वाली इनकम अगर फॉरेन कंपनी को हो रही है जिसका रेट 15% है, अब जो मैट के बराबर आ चुकी है, कम नहीं है, तो उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। और इस पेज पे यहां पर अमेंडमेंट है कि सर दोनों अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन प्लस ब्राउट फॉरवर्ड लॉस दोनों को जनरली लोअर, दोनों में जो लोअर होता है उसको माइनस करते हैं, लेकिन दोनों का एग्रीगेट माइनस होगा। पिछले साल तक जिन कंपनियों का एप्लीकेशन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी में लग चुका है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑन हो चुकी है, ठीक है, वहां पर हम दोनों लॉसेस का बेनिफिट देते हैं एग्रीगेट करके। उसी में अमेंडमेंट है कि अब वो कंपनी, अगर एग्जाम में कंपनी या उसकी सब्सिडरी का क्वेश्चन हो एग्जाम में, जिस पर ट्रिब्यूनल ने एक्शन ले लिया है 241 में, ट्रिब्यूनल ने एक्शन ले लिया है कंपनी के ऊपर, ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल ने कंपनी के ऊपर में एक्शन ले लिया है, उसके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया है कि तुम अपॉइंट करो अपने डायरेक्टर्स, क्योंकि कंपनी गलत तरीके से चल रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द पब्लिक एट लार्ज, नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, नॉट गुड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जिनका पैसा लगा हुआ है। ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने, जो कंपनी लॉ का ट्रिब्यूनल है, उसने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट करवा दिया है, नॉमिनेशन का अपॉइंटमेंट का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है। अगर उस कंपनी से रिलेटेड एप्लीकेशन मूव हो गई है और वो कंपनी का ही क्वेश्चन है या उसकी सब्सिडरी का क्वेश्चन है या उसकी भी सब्सिडरी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी के लिए एप्लीकेशन मूव हुआ है, जिस कंपनी के लिए एप्लीकेशन मूव हुआ है, उस कंपनी का क्वेश्चन या उसकी सब्सिडरी या उसकी भी सब्सिडरी का क्वेश्चन हो, तो आपको दोनों चीजों को ऐड करके माइनस करना है। एक नया पॉइंट इसमें ऐड हुआ है 2019 फाइनेंस एक्ट के थ्रू। और सर अगर हम देखें तो बोला गया है कि जो कंपनी 115BAA और 115BAB को ऑप्ट कर लेती है उसके को मैट नहीं देना। ये स्पेशल सेक्शन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, डिटेल्ड यूट्यूब पे भी इसकी क्लासेस हैं। 115BAA एंड 115BAB जो कंपनी ऑप्ट कर लेती है, सर ये तो पुरानी कंपनी को भी ऑप्ट करने का मौका मिलता है और ये तो नई ब्रांड कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है वो इसमें जाती है, मैट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इसको पहले लगते थे, अब नहीं लगेंगे। इसको तो वेरी फर्स्ट ईयर से ही मैट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही किसमें चली गई, 115BAB में चली गई, और ये तो पुरानी कंपनी है जो अब 115BAA में जा रही है, तो जब जाएगी तो मैट के प्रोविजन लगने बंद हो जाएंगे। चलिए सर, एक और थोड़ा सा यहाँ पे अमेंडमेंट है, ये बोलता है जो कंपनी पहले नॉर्मल कंपनी थी अब वो 115BAA में जा रही है, तो 115BAA में जा रही है तब तो उसको अब मैट नहीं लगेगा। तो जो पुरानी कंपनी जिसको अब तक मैट लग रहा था, अब जो वो 115BAA में चली जाएगी, मैट लगना बंद हो जाएगा, तो उस मैट क्रेडिट का क्या करेंगे? मैट क्रेडिट को आगे क्या करें, रिफंड करें? अब आगे क्या करें उस मैट क्रेडिट का? सर मैट क्रेडिट को इग्नोर करना पड़ेगा। जो कंपनी पहले नॉर्मल कंपनी थी अब वो 115BAA के ऑप्शन में जा रही है जहां पर मैट के प्रोविजन अब नहीं लगेंगे उसको, तो जो कंपनी इतने दिनों से मैट का टैक्स दे रही थी, मैट का क्रेडिट था, 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता था, उस मैट क्रेडिट का क्या करेंगे? तो सर वो मैट क्रेडिट लैप्स हो जाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि अब कंपनी किसमें मूव कर गई है, BAA में। ये ध्यान रखना। तो ये छोटी सी अमेंडमेंट थी मैट की। चलिए अब हम लोग जो है इसमें अब क्या बचा हमारा, एक तो टाइम 1 घंटे के आसपास हो गया, लेकिन अभी क्लास बंद नहीं करेंगे, अभी आप ब्रेक लेंगे। हम लोग 20 टेबल डिस्कस कर लिए जो हमारा टारगेट था। पेज नंबर 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 हो चुका है, हमारा 9 हो चुका है। हम लोग 11 नंबर पेज से कुछ एक्सेप्शन देखेंगे, लाइक कि फॉरेन कंपनी पर मैट के प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और कौन कौन सी कंपनियां हैं, लाइक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जहां पर मैट के प्रोविजन नहीं लगते हैं। सभी फॉरेन कंपनी मैट के प्रोविजन से बाहर है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ फॉरेन कंपनी है जो मैट के प्रोविजन से बाहर है, और जो मैट के प्रोविजन से बाहर नहीं है, जो कंपनियां, जो फॉरेन कंपनी मैट के प्रोविजन से बाहर है वो तो पूरी बाहर है। जो फॉरेन कंपनियां मैट के प्रोविजन से बाहर नहीं है, जिन कंपनियों पर मैट का प्रोविजन लगता है, उनकी कुछ इनकम को हमने बाहर कर दिया है ताकि उस पर उस फॉरेन कंपनी को मैट टैक्स 15% टैक्स न देना पड़े। तो फॉरेन कंपनी को क्या फायदा है? क्या तो फॉरेन कंपनी बाहर है मैट से, अगर मैट लग भी रहा है तो उनकी जो स्पेशल रेट वाली इनकम है जिस पर 5% 10% का रेट प्रिस्क्राइब्ड है, सर उसको हमने बाहर करने की कोशिश की। तो यहां ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए
और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कहां से? पेज नंबर 11 से। हमारा पीछे का डिस्कशन में क्या बच गया है? पीछे के डिस्कशन में हमारा बिजनेस ट्रस्ट का पॉइंट बच गया है, 4 पॉइंट। हमारे अभी तक कौन से 4 पॉइंट बचे हुए हैं? तो हमारे अभी तक ये पॉइंट नंबर 8 बचा हुआ है, हमारा पॉइंट नंबर 8 बचा हुआ है अभी भी, पॉइंट नंबर 7 बचा हुआ है अभी भी, और पिछले पेज पे हमारा इधर पॉइंट नंबर ओ बचा हुआ है और पॉइंट नंबर आई बचा हुआ है। ये चारों पॉइंट बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड है। कंपनी जिसके पास शेयर्स थे अब क्या है? यूनिट्स। बात करेंगे कंपनी जिसके पास पहले शेयर्स थे अब उसके पास क्या है? यूनिट्स हैं। बिजनेस ट्रस्ट आरईआईटी के, तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? यहां आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद हम लोग इसको, टेबल तो हमारा हो ही गया, अमेंडमेंट का भी एक मैंने गो थ्रू कर दिया आपके लिए फिर से दोबारा। हालांकि नॉर्मल जो क्लास थी उसमें अमेंडमेंट को मैंने पढ़ाया ही, और अच्छे से यहाँ पे मैंने रेस्पॉन्स दे दिया आपको। चलिए ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं।